नमस्कार, मैं हूं शैलेश पांडे और आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा। और हमारा मुद्दा है आज का लालगढ़ में तिरंगे की शान, बस्तर में सियासी घमासान। कभी नक्सली दहशत के लिए जाने जाने वाले बस्तर में आज तिरंगा शान से लहरा रहा है। नारायणपुर से कर्रेगुट्टा तक तिरंगा यात्रा पहुंच रही, शहीदों को नमन किया जा रहा है, बलिदान की मिट्टी उठाई जा रही है। लेकिन तिरंगे की इस तस्वीर के साथ सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी से बस बदलते बस्तर और नक्सलवाद पर जीत का संदेश बता रही है, तो कांग्रेस सरकार से उन सवालों का जवाब मांग रही है जो बस्तर के आदिवासियों और बंद मामलों से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मसले पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। नारायणपुर से शुरू हुई 550 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा दंतेवाड़ा, जगरगुंडा, सिलगेर, टेकलगुड़ेम, आवापल्ली, उसूर और नंबी से होते हुए बीजापुर के कर्रेगुट्टा तक पहुंचेगी। जिन इलाकों में कभी तिरंगा पहुंचाना चुनौती माना जाता था, आज वहां तिरंगे की शान दिखाई दे रही है। यात्रा में शहीद जवानों और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। शहीद परिवारों से मुलाकातें भी हो रही हैं और बलिदान की मिट्टी जुटाई जा रही है। सरकार इसे बस्तर के बदलते हुए दौर और नक्सलवाद के खिलाफ हुई निर्णायक लड़ाई का प्रतीक बताती है। जब तक नक्सली संगठन यहाँ सक्रिय रहा, भारत के संविधान को वो अमान्य करते थे और इसलिए तिरंगा को वो रोकते थे फहराने के लिए। घरों में लोग, गाँव में तिरंगा नहीं फहरा पाते, संस्थानों में तिरंगा नहीं फहरा पाते। अब जब नक्सल संगठन पूर्ण समाप्त हो चुका है, तो इस आग्रह के लिए हम लोग निकले हैं कि अब हर घर तिरंगा फहराया जाए, घर घर तिरंगा फहराया जाए। और भारत का संविधान जब संपूर्ण बस्तर में पूर्ण रूपेण लागू हो गया है, बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान, तो उस संविधान के प्रतीक स्वरूप तिरंगा भी अब शान से लहराना चाहिए। यही इसका अभिप्राय है। तिरंगे की इस शान के बीच सियासी घमासान भी तेज है। बीजेपी के लिए ये यात्रा नक्सलवाद के खिलाफ बदलते बस्तर और राष्ट्र निर्माण का संदेश है, तो वहीं कांग्रेस कार्रवाई का श्रेय लेने के साथ उन आदिवासियों के मामलों पर भी सरकार से जवाब मांग रही है जिन्हें वो बेगुनाह मानती है। झीरम घाटी अगर वो जाना चाह रहे हैं और श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं, तो झीरम घाटी के दोषी कौन थे, उनको सजा दिलाएं। अभी तक इस बात की जांच भी नहीं की गई कि आखिर वो घटना घटित कैसे हुई, वहाँ पुलिस बल तैनात क्यों नहीं था। तो श्रद्धांजलि औपचारिक दे के अपमान शहीदों का नहीं होना चाहिए। उनका सम्मान तभी होगा जब आप सही मायने में झीरम घाटी की घटना घटित कैसे हुई उसकी जांच करके और फिर जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाई। तस्वीर बदली है, लालगढ़ में तिरंगा शान से लहरा रहा है, लेकिन बस्तर की कहानी सिर्फ तिरंगे की नहीं, भरोसे की भी है। सवाल ये है कि क्या ये तिरंगा यात्रा स्थायी शांति का रास्ता खोलेगी या इसके साथ सियासत का नया अध्याय शुरू होगा। फिलहाल लालगढ़ में तिरंगे की शान के साथ बस्तर में सियासी घमासान जारी है। तो बस्तर में तिरंगा यात्रा को लेकर एक तरफ जहां सियासत गरमाई हुई है, तो वहां दूसरी तरफ बस्तर के विकास को लेकर नक्सलवाद के खात्मे के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित है। खास तौर पे ऐसे सवाल जिनको लेकर वहां के रहवासियों के मन में लगातार घूमड़ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बंसल न्यूज़ के भी कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या तिरंगा यात्रा नक्सलवाद पर जीत का प्रतीक है या फिर केवल राजनीतिक संदेश का हिस्सा? क्या तिरंगा यात्रा बस्तर में राष्ट्रवाद और विकास की नई कहानी लिख पाएगी? और तीसरा सवाल, कांग्रेस का आदिवासियों के मामले में जिक्र करना चिंता है या फिर सियासी रणनीति का हिस्सा? इन तीनों सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए। हमारे साथ कांग्रेस से तेज तर्रार चेहरा, कांग्रेस के एक पिलर के रूप में जब भी कांग्रेस के जो है वो मुश्किल भरे विषय आते हैं तो धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ में हैं। वो उन मुश्किल भरे विषय से धनंजय ठाकुर जी निकाल जाते हैं कांग्रेस को। तौकीर रजा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, तेज तर्रार और मुखर चेहरा तौकीर रजा जी, और साथ ही बस्तर के एक एक हिस्से से एक एक सियासी, कूटनीति और एक एक हर इतिहास से वाकिफ वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार मनीष गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। उनसे ज़्यादा बस्तर के बारे में इस समय किसी के पास ज्ञान हो ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। इन तीनों मेहमानों के साथ हम इस पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। तौकीर रजा से ही शुरुआत कर लेते हैं। तौकीर जी, बड़ा सपना था, बड़ी बधाइयाँ भी आपने ली, बड़े पीठ भी आपने थपथपाए कि साहब जो काम साढ़े चार
दशकों में नहीं हो पाया। उस नक्सल नाम के नासूर को आपने उखाड़ कर फेंक दिया। निश्चित रूप से आप तिरंगा यात्रा भी निकालने के हकदार हैं वहाँ पर, और तमाम गतिविधियों के भी हकदार हैं। लेकिन बस्तर में जो सवाल है विकास को लेकर, वो आज भी तौकीर जी मुंह बाए खड़े हुए हैं। वहाँ के आदिवासियों को मन में एक सवाल है, जिस बस्तर में 6000 से ज़्यादा स्कूलों में शिक्षक ना हो, जिस बस्तर में आज सैकड़ों गांव में सड़क ना हो, जिस बस्तर में 65 पंचायतें ऐसी जहां पे आज भी बिजली की तारें नहीं हुई है, जिस बस्तर में 250 गांव ऐसे जहां भी आज जो लोगों ने आज भी हैंडपंप नहीं देखा है, ऐसे बस्तर को लेकर क्या केवल नक्सलवाद खत्म करना ही बस्तर के विकास की ताकीर है? आप सभी को, आपके दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि विकास, मूल मुद्दा वही है कि विकास बनाम जो है नक्सलवाद। मेन जो है नक्सल किस कारण से नक्सलवाद आया, 1967 से निकला हुआ नासूर जब हमारे 80 के दशक में हमारे बस्तर छत्तीसगढ़ में घुसा, तो ये सब जानते कि उसका क्रूर आतंकी चेहरा कितना विभत्स था और उसको कितने हमारे जवानों ने शहादत दी, और कई नेताओं ने, और हमारे भी नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी दी और कांग्रेस के नेताओं ने भी शहादत दी है। लेकिन इसको खात्मे का जो प्लानिंग था वो सबसे बड़ा सुदृढ़ता दिखाता है कि इस केंद्र में कई सरकारें रहीं, हमारी भी सरकारें रहीं, लेकिन जब हमने ठाना कि अब उसको बहुत हो गया, कि हमने एक डेडलाइन दे दी कि 31 मार्च 2026 तक खत्म होना चाहिए, हमने उसका प्रयास किया और उसका प्रयास का नतीजा आज सामने है, सबके सामने है। वो सब देख रहे हैं कि जहां पर कोई एक बाइक लेके नहीं गुजर सकता था, उस सुदूर जंगलों में, चाहे वो कुर्रेगेटा हो, टेकल गुड़ेम हो, सिलगेर हो, अबुझमाड़ हो, यहां पर आप देखिए कि बस्तर में किस प्रकार से हमारे माननीय गृह मंत्री जो है विजय शर्मा जी और हमारे मंत्री माननीय केदार कश्यप जी, दोनों वहां पर जो है बाकायदा बाइक से रैली करके दिखा रहे हैं। नहीं तो आप तो वहां पर बाइक से सिंगल जा नहीं सकते थे, आज पूरी पलटन के साथ जा रहे हैं, बाकायदा सब जगह झंडा फहरा रहे हैं। ये उपलब्धि है। रही बात विकास की, देखिए साहब, बस्तर में तो इसी नक्सलियों के आतंक के चक्कर में कई अंदरूनी क्षेत्र में भी विकास नहीं हो पाया, रोडें नहीं बन पाई, टावरों को उन्होंने खत्म कर दिया था, टावरों खत्म कर देते थे, विकास कहीं पहुंचता नहीं था। आज स्थिति यह है कि आज 1000 से ज्यादा टावर हमने लगा दिए हैं। ये उपलब्धि हमारी, 750 से ज्यादा किलोमीटर का हमने सेंक्शन किया था, जिसमें 550 से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं। ये उपलब्धि है। और हमने नीला नार योजना के तहत हमने जो एक काम किया था माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने, तो वो उनके पहल के कारण आज ये स्थिति कि सबसे हमारा सुंदर गांव, इसका मतलब यही होता है। उसको पहल करते हुए उन्होंने वहाँ पे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जहाँ कमी थी, उसकी स्वास्थ्य सुविधा वहाँ पहुँचाया। स्कूल की जो आप बात कर रहे हैं, शिक्षकों की कमी थी और शिक्षा की कमी थी, टीचर नहीं थे, स्कूल नहीं था, स्कूलों को तो बम से उड़ा दिया था। आज वो वापस स्कूल जो है जर्जर स्कूल वापस जो है चालू हो रहे हैं। ये उपलब्धि है। उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो यह अपने आप में उपलब्धि नहीं है क्या कि आज आप आधी रात के भी आप जा सकते हैं, वो तो दिन दहाड़े को नहीं जा सकते। तौकीर जी, सैकड़ों लोग अभी भी नक्सल समर्थकों के नाम पे जेल में बंद है, क्या इसे उपलब्धि बताएंगे आप? हजारों लोग नक्सलियों के दहशत से जो पलायन कर गए थे वो अभी भी वापस नहीं आ पाए, कैसे उपलब्धि बताएंगे आप? देखिए, अभी कोई चीज को समय, अभी मार्च गुजरा है, मुश्किल से 2.5 साल हो गए। तो सुनिए पहले सुन लीजिए, मैं भी बात भी आपकी जवाब दे रहा हूं, कंप्लीट कर लूं। देखिए, अगर मार्च गुजरा है तो उसका मतलब यह है कि 4-6 महीने में आप ये जादू का डंडा या जादू की छड़ी तो नहीं हो गई साहब के चक्कर में। हमने तो उसके पहले 2.5 साल में जो जेल में बंद है निर्दोष, जो 2.5 साल में निर्दोष आदिवासी बंद है, की कोशिश, कितने की केस की सुनवाई की आपने, कितने की समीक्षा, कितने की फाइल मंगाई आपने? देखिए, समीक्षा तो सभी की चल रही है, समीक्षा नहीं होती तो आज जो जेलों में बंद पड़े हुए हैं या जेलों में जो ठूसे पुराने लोग हैं उनकी भी समीक्षा चल रही है। जो नए आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको भी हम लोग लाया है और नक्सलियों को हमने गिरफ्तार किया। क्या ये हमारी जो डिफेंस की उपलब्धि नहीं है? क्या हमारी पुलिस फोर्स की उपलब्धि नहीं है? ये उपलब्धि है। साथ ही साथ लेकिन इसकी इच्छा शक्ति के पीछे सरकारों का हाथ होना चाहिए था। इसके पहले कभी नहीं हुआ। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके पहले कभी नहीं हुआ, इस बात का जवाब धनंजय जी से ले लेते। धनंजय जी, तौकीर जी अगर कह रहे हैं, मैं कुछ बातों में डिफेंड तो कर सकता हूं तौकीर जी को कि विकास के नाम पे पिछले 2.5 साल में बस्तर को क्या मिला, मैं इस बात पे तौकीर जी सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन इस बात पे सवाल नहीं पूछ सकता कि वाकई में जो भाजपा सरकार ने की, क्या वो कांग्रेस सरकार रहते हुए नहीं कर सकती थी? शुरुआत में सत्ता आपके हाथ में थी, फिर 5 साल तक सत्ता आपके हाथ में थी। झीरम का सर्वाधिक दंश आपने झेला, अपनी शीर्ष अग्रिम पंक्ति के सारे नेताओं को खो दिया, लेकिन 5 साल आपके रहते हुए धनंजय जी झीरम के दोषी को आप नहीं समझ पाए कि कौन है, पकड़ नहीं पाए, न सजा दिला पाए, ना ही झीरम का सच सामने ला पाए। तो 5 साल तो आपकी भी सरकार थी, जबकि झीरम का दर्द सबसे ज्यादा आपको है।
देखिए, सबसे पहले तो शैलेश जी, कल आज़ादी का पर्व है, तो उसके पूर्व संध्या में पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। आपने एक बात कहा कि मैं तौकीर जी से सवाल नहीं पूछ सकता। भाई, आप आज़ाद हैं सवाल पूछने के लिए, आपके स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार और पत्रकारिता का धर्म भी, आपको सवाल पूछना चाहिए जैसे आपने मुझसे पूछा। ये कहना कि मैं सवाल नहीं पूछ सकता, मुझे लगता है कि दो चीजें सुनिए, मैं क्लियर कर दूं। पहले मैंने कहा तो कि जैसे इस बारे में सवाल नहीं कर सकता कि नक्सलवाद को क्यों नहीं खत्म, क्योंकि उन्होंने नक्सलवाद खत्म करके दिखाया। लेकिन मैं तौकीर जी से मैंने क्या सवाल किया कि 2.5 साल में बस्तर के लिए आपने क्या किया, 2.5 साल में आपने जो जेल में बंद आदिवासी उनके लिए क्या किया, 2.5 साल में आपने जो पलायन कर गए आदिवासी उनके लिए क्या किया। मैंने तौकीर जी से 6 सवाल पूछे हैं। नहीं, आपको तौकीर जी से सवाल पूछना था क्या कि आप 15 तो- साल की भाजपा की सरकार थी तो नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हुआ। दक्षिण विकासखंड के 3 विकासखंडों तक दक्षिण बस्तर के सीमित नक्सलवाद प्रदेश के 15 जिलों तक कैसे पहुंच गया। और उस दौरान कांग्रेस की सरकार ने जब तत्कालीन डीजीपी जो पंजाब के थे केपीएस गिल को नक्सलवाद खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में सलाहकार बनाकर भेजे थे, तो रमन सिंह जी ने वेतन लोमोज करने की सलाह क्यों दी थी। भाई, सरकार उसकी भी रही 15 साल, समय लंबा समय रहा ना। हम भी सरकार में 5 साल थे। और मुझसे भी आप सवाल पूछिए, आपके सवाल का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि इससे मुझे मेरी सरकार की जो कार्यवाही थी, जो जिम्मेदारियां थी, वो बताने का अवसर मिला। इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी और साधुवाद भी देता हूं। हमारी जब सरकार थी ना शैलेश जी, तो इसी दक्षिण बस्तर में, इसी नक्सल क्षेत्र में, जो सिलगेर एक क्षेत्र होता है जिसको नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, 40 किलोमीटर के आसपास के एरिया को नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, वहां सुरक्षा कैंप की स्थापना किया गया था ताकि नक्सल को मुंहतोड़ जवाब दे सके हमारी फौज, हमारे सुरक्षा के अधिकारी और हमारी जनता। और इसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भूपेश बघेल जी कैंप किए थे, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कैंप करके जनता से कही सरकार आपकी है और आपके विश्वास के बिना, आपके मदद के बिना नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जाता। इसलिए हमने विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पे काम किया। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट रही है, अमित शाह जी तो गृह मंत्री आज भी हैं, उस दौरान भी छत्तीसगढ़ आए थे 23 में मध्य क्षेत्र की बैठक मध्य प्रदेश में, तो वहां भी कहते कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल मोर्चे पर अच्छा काम किया है। 85% नक्सल गतिविधियों में कमी आई। कोंडागांव जिला अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर हुआ तो कांग्रेस सरकार थी, और हमने जो सुरक्षा कैंप की स्थापना की, लोगों में विश्वास जगाया, तो उसी मोर्चे पर सरकार आगे बढ़ रही है और आज नक्सलवाद खत्म हुआ। निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को बधाई और पूरे आजादी के पर्व पर सभी देशवासियों को बधाई। आपने 2-3 अच्छे सवाल पूछे जो प्रदेश की जनता के हित के सवाल है, पत्रकार की जिम्मेदारी है। भाई, आपने नक्सलवाद खत्म करने का दावा करी भारतीय जनता पार्टी, कल वहां पे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, किनके साथ? जो समर्पित नक्सली हैं, जो हार्डकोर नक्सली हैं, जो झीरम घाटी कांड के लिए जिम्मेदार हैं, जो भाजपा के विधायक भीमा मंडावी के हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, जो हमारे शहीद वीके चौबे के शहादत के लिए जिम्मेदार है, और सैकड़ों हमारे सुरक्षा के जवान, हमारे फोर्स के जो शहादत हुई थी उसके लिए जिम्मेदार है नक्सली, और हमारी आम जनता के हत्या और बस्तर के विकास के जो बाधक रहे नक्सली, जो बस्तर को विकास होने नहीं दिया, जिन्होंने स्कूल खत्म किया, स्वास्थ्य की व्यवस्था खत्म की, जिन्होंने वहां बस्तर के विकास को बाधित किया, ऐसे हार्डकोर खूंखार नक्सलियों के साथ कल गृह मंत्री जी वहां पर ध्वजा निकालेंगे, तिरंगा झंडा लेकर रैली निकालेंगे, ये इनके घोषणा में है। और वही बस्तर क्षेत्र के हजारों आदिवासी जो निर्दोष हैं, जिनको शक है कि नक्सली हैं या नक्सलियों के सहयोगी हैं, आज भी जेल में बंद है। क्या उनका मौलिक अधिकार? एक जुड़ा हुआ सवाल है रंजन जी, मैं बीच में रोकने की क्षमा चाह रहा हूं, लेकिन एक सवाल जो है वो बाद में हो सकता है मेरे दिमाग से निकल जाए। आपके घोषणा पत्र में था 1300 जो लोग हैं नक्सल समर्थक बताकर जो जेलों में बंद है, अगर हमारी सरकार आती है तो उनको रिहा किया जाएगा। कितने लोग रिहा हुए रंजन जी? बहुत साधुवाद आपको, आपने अच्छा सवाल उठाया जो हमारे घोषणा पत्र में था। पटनायक कमेटी रिटायर्ड जस्टिस बनाई गई थी ना, 23,000 लोग को उन्होंने चिन्हांकित किया था, जिनके ऊपर 974 केस दर्ज थे, जिसमें 593 केस को रफा दफा किया गया। उस प्रकरण में जो जिन्हें निर्दोष आदिवासियों को रमन सरकार ने जेल में ठूसा, सबको रिहा किया गया था। यहाँ रिकॉर्ड है। मैं कांग्रेस अभी भी 800 लोग बाट जो रहे हैं, है ना? आज नहीं, आपके आंकड़े कम है। अभी इस सरकार ने ही तो 1400 लोगों को फिर अरेस्ट किया है। इस सरकार के लिखित आर्डर कि हमें 1400 लोगों को नक्सली बताकर गिरफ्तार किया, रिकॉर्ड में है।
और 16,000 लोग तो वो लोग जिन्हें- सुनिए वो ना, लोग क्यों नहीं सुनिए- छूट पाए नरेंद्र वही जी आपकी बता- सरकार सुन में? तो लीजिए बात को, ये तो 1400 लोग को शैलेश जी, गिरफ्तार किए हैं, सुन लीजिए ना, शैलेश जी। 16,000 लोग हैं जिनके ऊपर इन्होंने FIR किया है, जो या तो गांव को छोड़ के चले गए डर के मारे, या बाहर हैं, फरारी कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं 16,000 लोग। मैं आपके पास आऊंगा तौकीर जी, तो तौकीर भाई मैं आपके पास आऊंगा, रिहाई लेकिन क्यों नहीं, एक इसकी रिहाई क्यों नहीं की गई? धनंजय जी के विषय में ही मैं एक बार मनीष गुप्ता जी के पास जाना चाहता हूं। मनीष जी, सवाल दो तरह के हैं। पहली बात, बस्तर हमेशा केवल और केवल अपने विकास के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लड़ता रहा है, नक्सल नाम के नासूर से लड़ता रहा है। दो पार्टों के बीच में हमेशा आदिवासी पिसता रहा। एक तरफ सरकार चाहे जो भी रही, विपक्ष चाहे जो भी रहा, उनकी राजनीति का शिकार होता रहा, दूसरी तरफ नक्सली हिंसा का शिकार होता रहा। लेकिन पीड़ित कौन रहा? आफ्टर ऑल एक आदिवासी। दोनों तरह के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, आप बस्तर में जीत का जश्न मना रहे हैं, नक्सल मुक्त बस्तर का जश्न मना रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन क्या वाकई में बस्तर की जीत हो गई है? वर्तमान परिदृश्य में सभी मायनों में क्या बस्तर जीत गया है? नहीं, देखिए शैलेश जी, मनीष। ये बात सच है कि सरकार ने नक्सल मुक्त बस्तर की घोषणा की है, पूरे देश से नक्सलवाद के खात्मे का जो है ऐलान कर दिया है। लेकिन और जी। चूंकि कल स्वतंत्रता दिवस है और जिस तरीके से एक अभियान चला है कि हर घर तिरंगा, उस अभियान के तहत जो है प्रदेश के दो मंत्री नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर के रैलियां निकाल रहे हैं। मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए, पर इतने मात्र से सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। देखिए, बस्तर का आदिवासी नक्सलियों का समर्थक नहीं है, ये इस बात से प्रमाणित हो गया क्योंकि जब सरकार ने उनकी सुरक्षा की गारंटी ली तो उसने नक्सलियों को भगाया, नक्सलियों को अपने इलाके से खदेड़ने की कोशिश की और नक्सलियों को गिरफ्तार और सरेंडर करने के लिए दबाव बनाया। तो कुल मिलाकर के ये हम बिल्कुल हमको मानना चाहिए कि बस्तर का आदिवासी नक्सल समर्थक नहीं है। दूसरी बात, जो सरकार की बात अभी आपने कहा कि बस्तर क्या जीत गया, निश्चित रूप से अभी जीता नहीं है। देखिए, बस्तर में ये एक अल्प विराम की स्थिति है, एक अल्प पड़ाव है। इसके आगे सरकार को काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो रैली निकाली गई, इस रैली के साथ साथ जो है उन इलाकों की समस्याओं का निराकरण करने का सरकार अगर बीड़ा उठाती तो मुझे लगता है ये सोने पर सुहागा होता। आज भी जो आज़ादी के मतलब पिछले 4 दशकों से जो इलाका नक्सलवाद से पीड़ित रहा है, नक्सलदंश को झेल रहा है, उन इलाकों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। मुझे लगता है कि जो नक्सलियों ने जो सरेंडर किया है, सरकार की पुनर्वास पॉलिसी का भी अभी पालन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। अभी अंदरूनी इलाकों में कुछ पर्चे जो है वो चिपकाए गए हैं, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी सरकार से ये कहा है कि सरकारी आपके द्वारा किया गया वायदा पूरा करो। तो कुल मिलाकर के सरकार की अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और रैली निकालना बहुत अच्छी बात है, तिरंगे को वहां तक ले जाना, कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का बिगुल बजाना, ये भी अच्छी बात है। पर इससे आगे चल करके सरकार को एक पहल करनी चाहिए कि जो लोग आज़ादी के इस 79-80 साल से जो सुविधा विहीन बने हुए हैं, उन इलाकों में उन आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को एक प्लान बनाना चाहिए और उसके हिसाब से उन लोगों को राहत पहुंचाना चाहिए। जब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी, उन इलाकों में कल तक आप ये कहते थे कि नक्सलियों के कारण हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज जब वहां पर नक्सल मुक्त हो गया है, आप खुलेआम बाइक से घूम रहे हो, तो इसका आशय यह है कि नक्सलियों का खतरा समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में सरकार को युद्ध स्तर पर विकास के काम शुरू करने चाहिए, नहीं तो ये बस्तर की जनता जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करेगी और सरकार के इन प्रयासों पर सवालिया निशान खड़े होंगे। मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए और बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। जब तक उन इलाकों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी, तब तक बस्तर की जीत नहीं मानी जा सकती, यहाँ के आदिवासियों की जीत नहीं मानी जा सकती और बस्तर विकास के पथ पर जो है वो अग्रसर नहीं होगा। जी शैलेश, बिल्कुल, कितनी ठोस बात कही। तौकीर जी, आप सुन रहे थे मनीष गुप्ता जी को, जो बात हमने कही
कि क्या वाकई में केवल तिरंगा रैली निकाल देने से हम ये मान लें कि बस्तर जो है सारी समस्याओं से मुक्त हो गया है, बस्तर अब आज़ाद हो गया है? वो बस्तर जहाँ की मैंने आपको बताया, आप कहते चलिए मार्च में अभी जो है नक्सल मुक्त हुआ है, हमारे पास अभी टाइम कहाँ हुआ है, 2 ही महीने 3 महीने हुआ है। लेकिन एक मैं बड़ी घोषणा आपको याद दिलाता हूँ तौकीर जी, बड़ी घोषणा आपको भी याद होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि जो पंचायत नक्सल मुक्त हो जाएंगे उनको 1-1 करोड़ दिया जाएगा। कितने पंचायतों को 1-1 करोड़ पहुंच गया तौकीर जी? और कितनी जगह पर प्रधानमंत्री आवास निलनार की जगह कितने लोगों को दे दिया गया, और कितने लोगों के व्यवसाय शुरू हो गए, और कितने लोगों की नौकरी लग गई? देखिए, एक चीज पहले आप इस बात को समझ लीजिए, जब विकास की बात आती तो सारी चीज़ों को बिल्कुल सामने रखना जरूरी है। रोड मैप, हमने एक रोड मैप बनाया, हमने एक विजन बनाया। विजन के बगैर कोई चीज़ में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उस जब विजन को जब सफलता से प्राप्त कर लिया तो आप अंदाज लगाइए, 67 का निकला हुआ नासूर 80 के दशक में जब यहाँ पहुंचा था तो उसमें सरकारें किसकी थी? आप तो बार बार 67 में क्यों चले जाते हैं? मैं तो अभी याद दिला रहा हूं ना, अभी 1 करोड़ घोषणा तो हुई थी। पाठक जी, एक बात बताइए, जब कांग्रेस की पार्टी के लोग अभी मात्र 5 वर्ष, अभी पिछले 5 वर्ष के अपने जो बताते हैं कि हमने क्या क्या कार्य किया और कितनी उपलब्धि बताने की कोशिश करते हैं, तो हम उनकी उपलब्धि भी तो गिनाए ना, उन्होंने क्या किया और उपलब्धि नहीं थी वो भी बताएंगे। तो भाई एक बात बताइए, 1980 के दशक में जब हमारे छत्तीसगढ़ घुसा था, 67 का निकला हुआ नासूर 67 से बंगाल से निकला था, लेकिन सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। वहां से जितनी बगल से राज्यों में जितने भी गया सब जगह तौकीर जी मेरा एक छोटा सवाल ले लीजिए, छोटा सा एक सवाल ले लीजिए। अगर 7.5 साल इस प्रदेश में कांग्रेस ने राज किया है तो 15 साल आपने राज किया है, 15 और 2 17.5 साल हो गए। अब बताइए। तो एक बात बताइए, 15 साल हमने राज किया, सरगुजा से हमने नक्सल समाप्त किया था, नहीं कहते डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया था ना। और रही बात आज की बात, नगरी सिहावा और मैनपुर तक नक्सलवाद आ गया। पाठक जी, प्रश्न तो करने का आपको बिल्कुल अधिकार है, लेकिन कांग्रेस को भी तो प्रश्न करने से पहले उसका जवाब तो दे दूं। अभी तो कांग्रेस का भी जवाब नहीं दे पाए हूं। ये बधाई तो देते हैं, लेकिन बधाई कभी ये नहीं बोलते कि नक्सल मुक्त हो गया, आपको बधाई आपकी सरकार ने कर दिया। अभी इन्होंने भाई हमारे जय धनंजय भाई ने सबको बधाई दिया, लेकिन क्या उन्होंने बधाई दी कि आपकी सरकार की उपलब्धि है, आपके भी डबल इंजन की सरकार को बधाई हो? नहीं दिया, ये दे ही नहीं सकते, क्योंकि इनका दिल नहीं है कोई भी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि पे ये बधाई दे दें, ये हो ही नहीं सकता। इसका नतीजा है कि आप बात करते हैं हर घर तिरंगा, हम बात कर रहे हैं। देखिए साहब, अभी तक कभी हुआ क्या? अब आज अगर तिरंगा रैली हम निकाल के हर घर तिरंगा को याद, एक जज्बा, राजभक्ति का जज्बा पैदा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो लाल झंडा को हटा के तिरंगा झंडा फहराया जा रहा। साहब इनके समय तो यह स्थिति थी कि आप अंदाज लगे तो छत्तीसगढ़ है, लाल चौक में क्या स्थिति थी? कभी तिरंगा इनकी सरकारें रही, इनकी जो है सहयोगी सरकारें रही, लाल चौक में तिरंगा नहीं फहरा पाया, हमने खत्म करा और हमने वहां भी तिरंगा फहराया और आज यहाँ भी फहरा रहे हैं। जज्बा है, आप उसका स्वागत क्यों नहीं करते? आप उसमें क्यों राजनीति करते हैं? एक बात, दूसरी बात, आप राजनीति उसमें भी क्यों करते हैं? तौकीर भाई समय कम है, तौकीर भाई समय कम है, मैं धनंजय जी को जवाब लेता हूँ। समय कम है धनंजय जी। 5 वर्षों में तौकीर भाई अपनी जेबों का विकास, समय कम है, जवाब धनंजय जी जवाब। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता नक्सलवाद पर श्रेय लेने के लिए ना, और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने के लिए अपने ही केंद्र सरकार के गृह मंत्री को निकम्मा साबित कर रहे हैं। कैसे? भाई ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में खत्म हुआ। भाई सरकार तो सरकार होती है, गृह मंत्री तो वही रहे अमित शाह जी। 14 के बाद सरकार में आप हैं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि गृह मंत्री निकम्मा था आपका, काम नहीं किया? अरे सुन लीजिए ना भाई, अरे सुन लीजिए ना, ये देखो फिर शुरू हो गई। चलिए धनंजय जी, तौकीर भाई धनंजय जी जल्दी से बात खत्म करिए। हम जा ही नहीं सकते, हमारी फटती है। सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना। चलिए आपने साबित कर दिया कि अमित शाह निकम्मा के मंत्री है। निवेदन है, मेरा निवेदन है, एक एक करके तौकीर जी सुन लीजिए। कांग्रेस पे आरोप लगाने के लिए और नक्सलवाद की श्रेय लेने के लिए अपने केंद्रीय गृह मंत्री को निकम्मा साबित कर दिया। मैंने उदाहरण दिया ना, आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा किया हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय फनीश गुप्ता जी ने, क्या बस्तर में केवल तिरंगा यात्रा निकालने से क्या वहां पर स्थायी शांति आ जाएगी? क्या तिरंगा यात्रा निकालना ही बस्तर के और बस्तर के लोगों की जीत हो गई? क्या आदिवासियों की जीत हो गई? क्या नक्सलवाद खत्म होने से विकास की धारा जो है रुकी हुई थी, नक्सलवाद खत्म होने से वापस प्रभावित हो चुकी? ये तिरंगा यात्रा निकालने से
क्या स्थायी शांति आ जाएगी, ये तमाम सवाल अभी भी अनसुलझे हुए हैं। इन सवालों के जवाब शायद हमें भविष्य में मिल जाए, लेकिन आज के लिए ये सवाल अभी भी अनसुलझे रह चुके हैं। आज की चर्चा में इतना ही। आप हमारे तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले जितने भी चर्चाएं होंगी उसमें शायद ये सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़।